हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे क्लास 11th की अकाउंट्स बुक का थर्ड चैप्टर, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने स्टडी किया था व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड व्हाई दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इनकी आपको क्यों ज़रूरत है, इनकी क्या नीड है, ये हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया था। क्लियर? तो आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे ये पूरा टॉपिक थोरली। क्लियर? तो आप चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप ये बोर्ड पे देख सकते हैं, दैट इज द ओवरऑल टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन द कमिंग सेशन। टॉपिक इज काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको हमने डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स। वन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस एंड अनदर वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। क्लियर? देन we divide accounting concepts into another two parts. One is accounting standards, मतलब as per the accounting standards what are the accounting concepts and the other accounting concepts. Clear? एक बार हम फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। As per the accounting standards there are three concepts: going concern concept, consistency concept, accrual concept. Clear? And as per other accounting concepts there are another types of concept. One is business entity concept, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। क्लियर? एंड these are the three accounting convention. One is convention of full disclosure, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये आपका प्रॉपर एक डायग्राम मैंने बनाया है कि आपको इस चैप्टर्स के अंदर ये सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। क्लियर? अगर आपके एग्जाम में आता है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशन, तो आपको ये सारे पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है? आपके एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, या आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा सिंपल 1 और 2 कॉन्सेप्ट के डिफाइंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डिफाइंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। क्लियर? तो आज के सेशन में हम सिर्फ ये कवर करेंगे कि व्हाट आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं यहाँ से फिलहाल इसको रब कर देती हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको रब कर दिया। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स। एक बार मैं आपको एक बार फिर से डिफाइन कर देती हूँ व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर? अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया था। दीज आर द सेट ऑफ रूल्स and guidelines and the uniform language which every accountant have to follow while preparing the financial statement of the firm. Clear? ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं आपकी, ये गाइडलाइंस है, ये यूनिफॉर्म गाइडलाइंस है, ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज है जो सारे के सारे अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं अपनी अपनी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, ताकि जो यूजर्स है उनको एक रिलायबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, यूजफुल और यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन मिल सके। क्लियर? तो हम आज ये स्टडी करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशन में एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 जो आपका द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसने बेसिकली ये 3 कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इट शुड मस्ट फॉलो दीज कॉन्सेप्ट्स। जो आपके अदर कॉन्सेप्ट्स थे वो डिपेंड कर सकते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, फर्म टू फर्म, कि वो आपको फॉलो करने हैं या नहीं करने। ठीक है? बट ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, इट इज़ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि ये आपको फॉलो करने ही करने हैं। क्लियर? द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, स्टार्ट करते हैं ये 3 कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाम से ही पता चल रहा है आपको, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मीन्स जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप ऐसे तो नहीं है आप ये सोच के स्टार्ट कर रहे हो कि बिजनेस आपका 1 साल तक ही चलेगा या 2 साल तक ही चलेगा। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो बाय कीपिंग इन माइंड वन थिंग दैट इट विल रिमेन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड।
यानी कि आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो आपके माइंड में यही बात होनी चाहिए कि आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, वो आपका कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग पीरियड तक। क्लियर? ऐसा नहीं सोचते आप कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्लियर? डन? तो आपको यही डिफाइन करना है इसके अंदर कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको अपने माइंड में ये रखना है कि जो आपका बिजनेस है वो एक कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है, वो आपका बिजनेस क्या रहेगा, चलता रहेगा, वो नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट जब भी आप कॉन्सेप्ट डिफाइन करोगे पहले आप मीनिंग बताओगे, जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया, उसके बाद आप कुछ एग्जांपल्स भी ऐड ऑन करोगे इस कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मीनिंग आप सबको क्लियर है, राइट? So meaning is कि you have to keep in mind that your organization is a continuing enterprise. Clear? अब now what is example? See, आप ये एज ए अकाउंटेंट, हर एक अकाउंटेंट ये मान के चलता है कि जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है या ओनर जिस बिजनेस स्टार्ट किया है वो बिजनेस आपका चलता रहेगा। ठीक है? अब उसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो फर्म होती है, फर्म क्या परचेज करती है, फिक्स एसेट्स। क्या परचेज करती है, फिक्स एसेट्स। अब सपोज ये फिक्स एसेट्स आपने परचेज किए 5 लाख रुपीस की, दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू। जिस वैल्यू पे आपने इस एसेट को परचेज किया दैट विल बी योर ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर? अब क्या करोगे, अब आप इसको, और ये जो फिक्स एसेट्स है ये कितने टाइम तक वर्क करेगी, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स तक। तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर मशीन की, इस फिक्स एसेट्स की कॉस्ट इस 10 ईयर्स में क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। डिवाइड 10 कर दिया तो ये जो 50,000 रुपीज आया है, ये 50,000 रुपीज को आप क्या मान के चलोगे, डेप्रीशिएशन। अभी आप पूछोगे व्हाट इज डेप्रीशिएशन, ये कौन सी नई टर्म आ गई? तो आपको सिर्फ अभी अपने माइंड में सिर्फ इतना रखना है, डेप्रीशिएशन मीन्स कोई चीज डेप्रिशिएट हो रही है, किसी चीज की वैल्यू कम हो रही है। बस अभी फिलहाल इस वीडियो में समझने के लिए आपको सिर्फ अपने माइंड में रखना है डेप्रिशिएशन इज अ टर्म कि आपकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है? तो आप क्या करोगे, सपोज आपने ये जो 5 लाख की मशीन है ये आपने परचेज करी है 2001 में, इन द ईयर 2001, बट आप ये जो 5 लाख की कॉस्ट है 2001 में ओवरऑल कॉस्ट नहीं दिखाओगे। आप क्या करोगे, सिर्फ कितनी कॉस्ट मेंशन करोगे, 50,000 रुपीज, और 2001 से लेकर अप टू 2010 कितने ईयर्स हो गए आपके, 10 ईयर्स। तो आप हर साल ईच एंड एवरी ईयर कितना कितना एक्सपेंस माइनस करोगे, 50,000 50,000 50,000, हर एक ईयर में आप कितना एक्सपेंस माइनस करते चलोगे, 50,000 50,000। तो दैट मीन्स आप जो मशीन की ओवरऑल कॉस्ट है, जिस साल आपने वो मशीन परचेज करी है, आप उस ओवरऑल कॉस्ट को उस पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस नहीं मानोगे। आप क्या करोगे, उस मशीन की कॉस्ट को जितने साल वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी उस साल तक उस मशीन की कॉस्ट को क्या कर लोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। क्लियर? कि 50 आपने 5 लाख की मशीन खरीदी और ये एसेट्स आपके 10 ईयर तक वर्क करेगी, तो आपने इस 5 लाख की कॉस्ट को 10 ईयर्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज 50,000। तो फ्रॉम 2001 टू 2010 आपके 10 ईयर्स हो गए। आप हर साल प्रॉफिट में से कितना एक्सपेंस माइनस करते चलोगे, 50,000 50,000 50,000 50,000। दैट मीन्स आपने मशीन को उसके यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये मैंने क्यों डिवाइड किया, अगर मुझे ये पता होता, अगर मैं ये मान के चलती कि मेरा बिजनेस तो जल्दी से बंद हो जाएगा, तो ये मैं ये प्रोसेस में नहीं करती। ठीक है? बट हमने अपने माइंड में ये रखा है कि आर एंटरप्राइज इज इन कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज, तो इसी वजह से हमने क्या किया, मशीन या जो भी आपने फिक्स एसेट परचेज किया उसकी कॉस्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया उसके यूजफुल ईयर्स पे। इट इज़ इमटेरियल के आपकी जो मशीन है या जो फिक्स एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, हमें वो नोट डाउन नहीं करना। हमें क्या करना है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू को उसके यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर में क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर? ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है? डन? ठीक है? और आप, ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अब आप थ्योरेटिकल एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे आपने सोचा कि आपकी फर्म लॉन्ग टर्म इंटरप्राइज है, ठीक है, ये चलती रहेगी, इसी वजह से आप अदर पार्टीज में आप अदर फर्म के साथ क्या करते हो,
कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, लॉन्ग पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, ठीक है। आप किसी से आपने मशीन परचेज की, किसी से आपने कोई और अनदर कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये किस बेसिस पे करते हो? क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि आप बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो और वो ऐसी इंटरप्राइज है जो इंटरप्राइज आपकी फ्यूचर में लॉन्गर पीरियड तक क्या रहेगी, रनिंग रहेगी। ऐसे नहीं है कि वो बंद हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बैंक से लोन लेते हो या किसी अदर फर्म को क्रेडिट पे गुड सोल्ड करते हो, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। डन, क्लियर है आपको? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये वर्ड है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स द थिंग विच इज रिमेन द सेम, राइट? यही होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ही इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो आपका जो परफॉर्मर है, जो मतलब कोई भी पर्सन कुछ चीज़ परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रखी हुई है, यानी कि वो सेम तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंट वे में, ठीक है। बट अकाउंटिंग में कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये बताया है कि अकाउंट्स में अगर आप कोई भी प्रिंसिपल्स, कोई भी मेथड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कॉन्सिस्टेंट वे में सेम वे में वही मेथड क्या करना चाहिए, ईयर टू ईयर यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं है उस मेथड्स को आपको चेंज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रॉब्लम को हम ऐसे ही बोल देते हैं सिंपल वे में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड है, ए एंड बी, क्लियर, दो मेथड है। तो अगर आप 2010 में ए मेथड यूज़ कर रहे हो किसी प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और 2011 में आप बी मेथड यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, क्लियर। दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलो द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फॉलो नहीं कर रहे आप। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ए ही मेथड यूज़ करना है 2010 में भी और 2011 में भी। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ईयर टू ईयर सेम मेथड क्यों यूज़ करते हैं? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर के प्रॉफिट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। पिछले साल के प्रॉफिट को और इस साल के प्रॉफिट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है या आपको प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप दोनों ईयर्स में अगर आपने डिफरेंट मेथड यूज़ किए तो आप प्रॉफिट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्लियर। अब ऐसे ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कैलकाटा जाना है, यू वांट टू गो कैलकाटा, ठीक है। अब आप बाय बस, अब आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो और बाय एयर भी जा सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है अगर आप बाय ट्रेन जाओगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, आपका टाइम कंज्यूम होगा। और लेकिन वो क्या है, बाय ट्रेन जाओगे तो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है लेकिन वो लेस कॉस्टली है, ठीक है। अनदर वे क्या है, आप कैलकाटा जा सकते हैं बाय एयर, तो ये क्या है, आपका टाइम तो सेव हो जाएगा बट वो ज़्यादा वो क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है। अब अगर एक पर्सन बाय ट्रेन जा रहा है और अगर एक पर्सन बाय एयर जा रहा है तो आप उन दोनों पर्सन को कंपेयर नहीं कर सकते, उन दोनों पर्सन की ट्रैवलिंग को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग मेथड क्या कर रहे हैं, कैलकाटा पहुंचने के लिए दोनों अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अकाउंट्स में भी क्या होता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल ए मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको कॉन्सिस्टेंट वे में ए मेथड ही यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द फर्म कि वो अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सके, कंपेयर कर सके, क्लियर, डन। अब ये क्लियर है। सेकेंड थिंग, आप इस कॉन्सेप्ट में क्या बताओगे, अगर आपको लगता है ड्यू टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस कि हम जो ये ए मेथड यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी टफ, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है या ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आप इस मेथड को चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है आपको कैलकाटा जाना है और आपको जल्दी जाना है, ठीक है, आपको मनी रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो बाय ट्रेन जाने की बजाय आप क्या जा सकते हो, बाय एयर थ्रू जा सकते हो, ठीक है। तो आप ड्यू टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस आप मेथड चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि आप अपनी मेथड चेंज नहीं कर सकते, क्लियर, डन। आगे बढ़े। सो द थर्ड कॉन्सेप्ट इज एक्युरल कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्युरल कॉन्सेप्ट। अब ना व्हाट इज एक्युरल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, सी एक्युरल कॉन्सेप्ट मीन्स ये दोनों चीज़ पे इक्वली अप्लाई होता है।
इफ आई टेक, यहाँ पे मैं दो टर्म लिख रही हूँ, वन इज रेवेन्यू एंड वन इज एक्सपेंसेस। अकाउंट्स में हमारे दो बेसिस होते हैं, वन इज कैश बेसिस एंड वन इज एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ कैश देखना है। अगर आपके पास कहीं से इनकम आ रही है, कैश आ रहा है, तो भी आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। अगर आपने सेल करी है और सेल कर दी, कैश आ रहा है, रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन अगर आपने सेल कर दी, कैश नहीं आ रहा, तो आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। सेकेंड थिंग, अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, अगर आपने अपने वर्कर्स को सैलरी पे करी है तो ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने सैलरी पे नहीं करी तो आप उसको उस पर्टिकुलर ईयर में रिकॉर्ड नहीं करोगे। दैट मीन्स आप कैश की बेसिस पे चल रहे हो, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है तभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। ठीक है। लेकिन सेकेंड जो बेसिस है दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू का, रेवेन्यू मीन्स वो अमाउंट जब हम गुड सोल्ड करते हैं, गुड सोल्ड करके जो आपको अमाउंट मिलता है, दैट अमाउंट इज नोन एज रेवेन्यू। ठीक है। अब सपोज क्या है, ये जो रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, आपने क्या किया, जनवरी 2001 में आपने क्या किया, सेल कर दी। मतलब आपने प्रोडक्ट कस्टमर को क्या कर दिया, सेल कर दिया। बट आपके पास, आपने जो उसको सेल किया वो क्रेडिट पे सोल्ड करा है, अभी आपके पास पैसे नहीं आए हैं। ठीक है। पैसे आएंगे आपके पास सपोज फरवरी में। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब आपने सेल कर दी, सेल किस मंथ में करी है आपने, जनवरी मंथ में करी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास कैश आया है या नहीं आया, आपको इससे कोई मैटर नहीं है। आपने इनकम तो अर्न कर ली ना, वो अलग बात है, आपको मिलेगी फ्यूचर में, लेकिन आपने इनकम कौन से मंथ में अर्न करी है, कौन से मंथ में अर्न करी स्टूडेंट्स, जनवरी में। तो आप उसको जनवरी में क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। क्लियर। तो आप यहाँ पे कैश बेसिस पे नहीं चल रहे। अगर हम कैश बेसिस पे चलते तो हमें ट्रांजेक्शन किस टाइम पे रिकॉर्ड करते, फरवरी में, राइट। बट आपको यहाँ पे रेवेन्यू के बेसिस पे चलना है कि आपने सेल किस टाइम पे करी है। अगर आपने जनवरी में सेल करी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला, जिस मंथ में आपने सेल करी है, जिस ईयर में आपने सेल करी है, आपने उसको उसमें क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। डन। तो दैट इज अ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यू आर नॉट फॉलोइंग द कैश बेसिस। यहाँ पे आप क्या फॉलो कर रहे हो, एक्रूअल बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फॉलो कर रहे हो। और अकाउंट्स के अंदर हम एक्रूअल बेसिस क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो रेवेन्यू आपको क्लियर है, डन। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, सपोज यहाँ पे मैं 2 ईयर ले लेती हूँ, 2001, 2002। अब 2001 में आपको सैलरी पे करनी थी 10,000 रुपीज, आपको सैलरी पे करनी थी 10,000 रुपीज। ठीक है। बट आपने पे नहीं करी, और आप अपने पॉकेट में 10,000 रुपीज रख के खुश हो रहे हो कि यस भाई मेरा प्रॉफिट तो 10,000 रुपीज से इस बार बढ़ के आया, इंक्रीज हो गया। यू आर वेरी हैप्पी। ठीक है। बट ये जो 10,000 रुपीज आपने पॉकेट में रखे, ये आपके पास ऐसे नहीं आपके पास ही रहेंगे, ये आपको देने हैं। बट आपने नहीं दिए। आपने 2001 में सैलरी पे करनी थी 10,000, बट आपने नहीं पे करी। अब अगर आप एक्सपेंसेस पे नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको जो प्रॉफिट है वो अप हो जाएगा। और अगर आप उस बढ़े हुए प्रॉफिट को, इंक्रीज प्रॉफिट को लेकर खुश हो रहे हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने सैलरी पे करी है या नहीं करी। जैसे मैं इसकी बात करूँ 2001 की, 2001 में आपने सैलरी पे नहीं करी। ठीक है। बट ये जो एक्सपेंस है ये आपके 2001 ईयर से ही रिलेटेड है, तो मैं इसको 2001 में ही क्या करूंगी, रिकॉर्ड करूंगी, चाहे मैंने सैलरी पे करी है नहीं पे करी। बिकॉज अगर मैं ऐसा करती हूँ तभी मैं उस पर्टिकुलर ईयर के करेक्ट प्रॉफिट को क्या कर पाऊंगी, डिटरमाइन कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने कैश बेसिस फॉलो नहीं किया है ना, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, जो सैलरी पे की वो तो मैंने 2002 में पे की, बट मैं रिकॉर्ड किस में कर रही हूँ, 2001 में। बिकॉज ये जो एक्सपेंस है आपका वो 2001 से ही क्या है, रिलेटेड है। तो जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन मेजरिंग द करेक्ट और ट्रू नेट प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए 3 कॉन्सेप्ट से इनफ है आपके लिए। फटाफट ले लेते हैं क्विक रिकैप। आज हमने काइंड्स में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ ये 3 कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं। ये स्टडी आपके द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट ने दी है। ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन के उसको ये कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
इन दिस कॉन्सेप्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू kept इन माइंड कि आपको क्या करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप रन कर रहे हो वो एक कॉन्टिन्यूइंग इंटरप्राइज है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। तो मैंने क्या लिखा है, इट विल कॉन्टिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन अ फ्यूचर। ठीक है, डन। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप अकाउंटिंग मेथड्स यूज कर रहे हो, जो भी प्रिंसिपल्स यूज करो, दैट शुड बी रिमेन कॉन्सिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। वो आपको सेम रखने हैं, वो आपको चेंजेस नहीं करने, अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्म प्रॉफिट्स को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। ठीक है, लास्ट है आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम 2 पॉइंट स्टडी करते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू जब आपने सेल करी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको सेल करके पैसे आए या नहीं आए। ठीक है, एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं या नहीं पे किए, एक्सपेंसेस आपके जिस ईयर से रिलेटेड है आपको उसी ईयर में क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं, एंड इट विल हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? इसके जो भी मैंने आपको की पॉइंट्स बताए, प्लीज नोट डाउन ऑल द की पॉइंट्स। ठीक है, डन। तो अगर आपको ये इस पर्टिकुलर टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टूडेंट्स में किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, गुड लक।